जैसे आपने वॉरेन बफे के का भी जिक्र कर दिया, देखिए उनकी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी होती है, जाहिर सी बात है कि वो सबसे हटके होती है और उनका जो जोर होता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि आपने भी स्टार्टिंग में बोला कि अगर सेफ रहना है तो लॉन्ग टर्म, ज़्यादा से ज़्यादा 10% या 20% या 30% गिरेगा। शॉर्ट और मिड में क्या होगा कि 50 भी चला जाएगा, 70 तक भी जा सकता है, बहुत बुरी कंडीशन में भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर किसी को पैसा बनाना है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि नो व्हाट यू वांट, कि आपका खुद आपका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास कितना समय है। क्योंकि देखिए हर आदमी के कहीं ना कहीं कुछ टाइमलाइंस होती हैं, होराइजन होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी को 3 साल में पैसा चाहिए, किसी को 5 में चाहिए, किसी को 10 में चाहिए। या अगर कोई आदमी उस लेवल पे पहुंच गया है कि उसके गोल्स अचीव हो गए हैं, फिर भी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, अगली जनरेशन को पास करना चाहता है। किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, उसके वो घर, कपड़ा, ये सब गोल्स अचीव हो चुके हैं, मैरिज, चिल्ड्रन, एजुकेशन। वो चाहता है कि यार ये 10 करोड़ को कैसे 50 करोड़ बनाया जाए, या ये 10 करोड़ को कैसे 100 करोड़ बनाया जाए। अगर हम कंपाउंडिंग थ्योरी करें तो ऐसे लगेगा कि 10 की 100 की नहीं बात कर रहा। चाहे किसी के पास 1 करोड़ हो तो उसका सपना होना चाहिए मैं कैसे इसको 10 करोड़ लेके जाऊंगा। कहीं ना कहीं उसको भी ग्रोथ की ज़रूरी है। अगर मैं किसी की ऑब्जेक्टिव की बात करूँ कि आपका अगर जब तक मन में क्लैरिटी नहीं है, आप हेयर से कर रहे हैं, उसको देखा देखी कर रहे हैं, अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं एक गोल और ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे। तो अगर वॉरेन बुफे का स्टाइल देखें, वो टिपिकली किसी कंपनी को या किसी सेक्टर को इस सोच विचार से इन्वेस्ट करते हैं कि 5-10 साल में उसकी, कई कंपनी तो उन्होंने 30-30, 40-40 साल से भी होल्ड करी हुई है। लेकिन अगर वो किसी सेक्टर में, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो 5 साल 10 साल का उस सेक्टर का होराइजन रखते हैं। फिर उस कंपनी में, उस सेक्टर में देखते हैं कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है, प्रोडक्ट इनोवेशन पे कर रही है, रिसर्च कितना कर रही है। छोटा सा एग्जांपल जो वो ज़रूर देखते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा R&D में स्पेंड कर रही है। ये इंडिया में रिसर्च, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनोवेशन में हमेशा पीछे रहे हैं, हमने कट कॉपी पेस्ट बड़े मॉडल्स किए हैं। इंडिया हैज़ नॉट बीन अ लीडर इन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। वी हैव ईदर, हम या तो हम सर्विसेज साइड पे रहे हैं या हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं बाहर से मॉडल देखते हैं, इंडिया में बनाते हैं। तो वो जब इन्वेस्ट करते हैं, 5 से 10 साल का जब होराइजन देखते हैं, कंपनी के सेक्टर्स में रिसर्च कर रही है, कहाँ पैसा खर्च रही है, कल को जो उभरते हुए सितारे निकल के आएंगे उसी सेक्टर से। और दूसरी चीज़ वो जब करते हैं, जब मार्केट बहुत वैल्यूएशन फ्रॉथ पे पहुंच जाता है, बहुत महंगा लगता है, सब कह रहे हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगी, बड़े बड़े टारगेट्स आने लगते हैं, और अगर उनको लगता है कि उनका टारगेट अचीव हो गया एक 5-10 साल के, तो वो पोर्टफोलियो में कैश जनरेट करते हैं, वो स्टॉक से एग्जिट मारते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ बेच देते हैं, चाहे 10%, 20%, 30% कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो में कैश जनरेट करते हैं, ताकि कल को जबकि गिरावट आए, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, नए सेक्टर मिले, या एक वो सेक्टर का जो, या कंपनी का 5-10 साल का जो उन्होंने जर्नी प्ले करी है, वो अगर प्ले हो गया तो उस दौरान वो एग्जिट करते हैं और एक नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म है, लोग हमें मिलते हैं, हम कितने क्लाइंटों से मिलते हैं, निवेशक से मिलते हैं, वो बोलते लॉन्ग टर्म है, और जब पूछो लॉन्ग टर्म कितना होता है तो लॉन्ग टर्म उनका 1 या 2 साल होता है। 1 या 2 साल में तो वॉरेन बुफे साहब खुद नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि मार्केट कहाँ जाएगी, इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा, आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी मार्केट में गिरावट आई है, वो एक ऐसे रीजन से आई है जो किसी इंसान ने प्रेडिक्ट नहीं किया था उस समय पे। हाँ, मतलब आप 1%, 2% ले सकते हैं, लोगों ने प्रेडिक्ट किया। जैसे 2008 का क्राइसिस, कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया, मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी क्योंकि सब प्राइम क्राइसिस था। लेकिन 2001 में किसने प्रेडिक्ट किया कि सितंबर 11 हो जाएगा, मार्केट में गिरावट आ जाएगी, स्टॉक मार्केट बंद होंगे। किसने प्रेडिक्ट किया कि कोविड आ जाएगा? किसने सोचा था कि यूरोप में फिर से वॉर होएगी वर्ल्ड वॉर के बाद? तो ये सब चीजें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपके ना एल्गोरिदम्स कर सकते हैं, ना मॉडल्स कर सकते हैं। तो ऐसे में आप अगर फंडामेंटली सही चलेंगे तो दीज इवेंट्स विल कीप कमिंग, कीप गोइंग।
आप अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छी रिटर्न बनाएंगे। इसकरण अभी थोड़ी देर पहले ना आप कह रहे थे कि स्मॉल मिड और लार्ज की जब भी बात होती है तो कई सारे लोग ना ये कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर कितना कितना पैसा लगाना चाहिए। आप एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए है तो वो डिसाइड नहीं कर सकता कि एसेट एलोकेशन की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चलो एग्जांपल हम 100 रुपये से ही ले लेते हैं कि अगर किसी के पास 100 रुपये है तो उसे कैसे डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पर कितना कितना पैसा लगाना। सो सबसे पहले एंड ऑफ द डे जो सबसे पहले चीज़ जानने वाली है, लोग कहते हैं कि लोग ना हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले KYC करवाते हैं और हमेशा पूछा जाता है नो योर कस्टमर। मैं उसको बोलता हूँ नो योर कस्टमर इन एक्चुअल सेंस, उसका थोड़ा साइकोमेट्रिक एनालिसिस करना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल समझना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, एक वो थियोरेटिकल होता है लेकिन कोई लोग उस डीप में नहीं जाते। कई बार आप उनसे बातचीत करके जान सकते हैं कि उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। कई बार आप उनसे साइकोमेट्रिक टेस्ट भरवा सकते हैं। तो एक एसेट एलोकेशन का एक फ्रेमवर्क निकल के आता है कि ये अगर ये मार्केट गिरावट करेगी तो मैं बाय करूंगा, अगर 20% गिरेगी तो मैं पूरा बेच दूंगा। ये सब आपको साइकोमेट्रिक एनालिसिस से पता लगता है। तो जब अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क या ढांचा आ जाता है कि यार ये बंदे का थॉट प्रोसेस है, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो आप उसके बेसिस पे उसका एक एसेट एलोकेशन बनाते हैं। अब ये नहीं मतलब कि अगर कोई 70 साल का आदमी है तो सिर्फ बॉन्ड्स करेगा, डेट करेगा। आपके पास 70 साल के आदमी, 80 साल के आदमी हैं जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं, गिरावट में बाय करना चाहते हैं, वो भी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो सकते हैं। जबकि 30-40 साल का एक आदमी जो एक अपने एक कैश फ्लो को जनरेट कर रहा है, या तो सैलरी से कर रहा है या बिजनेस से जनरेट कर रहा है, वो एक ऐसा इंसान हो सकता है जो थोड़ी वॉलेटिलिटी से डरता है। तो वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव, मॉडरेटली कंजर्वेटिव स्टाइल में जा सकता है। तो हमारा जो हमेशा से क्लाइंट्स के साथ थॉट प्रोसेस रहा है समझने का कि क्या है, आप क्लाइंट को कहीं ना कहीं बताइए कि या तो कंजर्वेटिव माइंडसेट से ऐसे पोर्टफोलियो बनता है, मॉडरेटली कंजर्वेटिव से इस तरीके से बनता है, बैलेंस्ड एक पोर्टफोलियो अप्रोच रहती है, एक मॉडरेटली एग्रेसिव अप्रोच रहती है और एक एग्रेसिव अप्रोच रहती है। मान लीजिए आज हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, मेरा खुद का पैशन इक्विटी है एंड आई एम माई सेल्फ एन इक्विटी इन्वेस्टर, कि मैं एक इक्विटी में एग्रेसिव पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता हूँ। अब पोर्टफोलियो के अंदर दो तरीके हैं, या तो मैं स्टॉक्स लेना चाहता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना चाहता हूँ, मैं PMS AIF के थ्रू करना चाहता हूँ, तो वो एक नेक्स्ट आंसर आता है। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो साइज क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं PMS में 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, AIF कैट 2 कैट 3 में 1 करोड़ की है, तो कंसंट्रेशन रिस्क ना हो जाए। पोर्टफोलियो अगर आपका 4-5 करोड़ है तब आप AIF कंसिडर करिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 2-2.5 करोड़ का है तब PMS कंसिडर करिए, और अगर उससे छोटा है तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के थ्रू बिल्ड करते रहिए। उसमें भी अब आ जाता है कि हमें लार्ज कैप कितना रखना है एट एन अंडरलाइंग लेवल, मिड कैप कितना रखना है, स्मॉल कैप कितना रखना है। तो आपको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा कि कितना मेरा पोर्टफोलियो, मेरे को हो सकता है 3 साल में कोई पैसे की ज़रूरत हो, मेरा कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, मेरे को कॉलेज की फ़ीस देनी है, मेरे को कोई हाउस, मेरे को घर खरीदना है, क्योंकि लॉट ऑफ आवर जो हमारी ऑडियंस है कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू बाय अ हाउस ऑफ देयर ओन। तो कहीं ना कहीं आपको वो देखना है कि आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का है, उस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। लार्ज कैप्स में कहीं ना कहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बैंक्स हो गए, आपकी पेंट कंपनीज हो गई, आपकी मार्केट लीडर्स लाइक आपके टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल हो गई, जियो हो गया, तो ऐसे मल्टीपल कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं दिखती हैं। उसके बाद अगर आपने एक कैटेगरी पकड़ ली तो आप उसकी कैटेगरी में समझिए कि कैटेगरी किस फेज़ के थ्रू गुजर रहा है। क्या आपके उस सेक्टर में कहीं ना कहीं हेडविंड्स हैं, कहीं ना कहीं सेक्टर में कोई स्लो डाउन तो नहीं आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लेकिन कहीं ना कहीं 4-5 साल से वो उसी रेंज में रहा है। कहने को तो लार्ज कैप है, लेकिन उस कंपनी ने अगर रिटर्न नहीं दी 5 साल में तो निवेशक, इन्वेस्टर्स बोर हो जाते हैं, यार लार्ज कैप तो आप कहते हैं कि ग्रो करता है और नहीं करता। तो आपको ये देखना है कि वो कंपनी किस दौर से गुजरी है। कहीं ना कहीं एक ज़माने में 70-80 का PEB FMCG कंपनी इंडिया कमांड करती थी, आज 50-60 का भी अगर PE आ गया है तो मार्केट उसको
कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं दे पा रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक जो इन्वेस्टर्स हैं, जो FIIs हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, पेंशन कंपनीज हैं, क्या उस सेक्टर को अट्रैक्टिव समझ रही हैं, क्या उन कंपनीज को अट्रैक्टिव समझ रही हैं। तो अगर मैं HUL का ही जैसे एग्जांपल दे रहा था कि कहीं ना कहीं HUL ने 5 साल से रिटर्न नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री हेडविंड्स थे, मार्केट उसको 70-80 का पी देता था, 50-60 पे आ गया, कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर चले गए, बीच में पाम ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए थे, उस वजह से FMCG इस कंपनी ने नहीं अच्छा रिटर्न दिया। तो अगर आप लार्ज कैप भी करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी एक्टिव एलोकेशन की ज़रूरत है कि कभी आप बैंकिंग फाइनेंशियल में ओवरवेट हो रहे हैं, कभी आप ओवरवेट होना चाह रहे हैं IT में। जैसे अभी IT पे बड़ा दबाव रहा है पिछले 1 साल से, कंपनीज लाइक TCS 30% करेक्ट कर गई हैं, 35% करेक्ट कर गई हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लार्ज कैप्स में भी एक्टिव कॉल लेना पड़ता है। मिड कैप कंपनीज वो हैं जो कहीं ना कहीं एक अपना ब्रांड बना चुकी हैं, स्मॉल वाली कैटेगरी से एक अच्छी एफिशिएंसी पे आ गई हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हो गई है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छी हो गई है, कहीं ना कहीं ब्रांड बना रहे हैं, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग लार्ज कंपनीज। तो उसमें भी एलोकेशन ज़रूरी है। एंड स्मॉल है, स्मॉल जो है सबसे रिस्की वाली कैटेगरी है। मज़ा बहुत आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि आप उस सेक्टर में सही समय पे एंट्री ले रहे हैं, एक कंपनी पे बेट कर रहे हैं जो कल को एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, एक अच्छी कैटेगरी में एंटर करेगी, एक अच्छा नीश प्रोडक्ट पे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो कोई कमोडिटाइज प्रोडक्ट नहीं बना रही है, एक इनोवेशन है, इनोवेशन कर ली, अब इनोवेशन में स्केल लाना चाह रही है। जैसे अगर कोई सेमीकंडक्टर बना रही है, तो अगर आज सपोजिंग 1 लाख यूनिट्स बनाती है, कल को कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि 1 लाख से 10 लाख की। अब जब 1 लाख पीस से वो 10 लाख करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में कि आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू 10 गुना से नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है आपका 20, 30, 50 गुना हो सकता है। तो ये एक स्मॉल कैप की कैटेगरी है। तो जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइज योर एलोकेशन अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड आइडेंटिफाई कि आई वांट टू, मेरे को एक फंड रूट लेना है या मेरे को इंडिविजुअल स्टॉक्स लेने हैं। अगर स्टॉक रूट ले रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, हेयर से पे मत जाइए, बैलेंस शीट पढ़िए, फंड मैनेजमेंट कॉल समझिए, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो जानिए। अदरवाइज़ हमेशा आपके पोर्टफोलियो में, जितना मैं लोगों से मिलता हूँ, कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में हमेशा लैगर्ड्स मिल के आते हैं। फिर लोग कहते हैं हमारी रिटर्न नहीं बनी, क्योंकि उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता। किसी की टिप पे काम करते हैं। अरे भाई, जिस इंसान ने टिप दी, जब तक आपने उसमें एंट्री मारी, वो इंसान, वो स्टॉक चला भी, हो सकता है वो इंसान जिसने टिप दी वो तो निकल गए और आप फंस के रह गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जानना ज़रूरी है। एग्जिट भी मिड स्मॉल कैप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को टेलगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेलगेट में ये होता है कि भैया जो इंसान वाला तो पहले निकल गए और आप फंस के रह गए। तो एसेट एलोकेशन टिपिकली, अगर आप मेरे से एक रूल ऑफ थंब का ही पूछेंगे कि इश्करन एक 40 साल के आदमी को क्या करना चाहिए, जो एक मे बी सैलरी पे है या कहीं कुछ बिजनेस से कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, तो मेरा ये मानना रहता है कि आप 50, अगर नहीं समझ है तो 50 to 60% लार्ज कैप रखिए, 20-30% मिड कैप एंड 10 to 20% स्मॉल कैप। दैट विल गिव यू अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ अप्रोच। बीच बीच में आप टैक्टिकल प्ले ले सकते हैं कि कभी कभी अगर स्मॉल कैप में गिरावट ज़्यादा गई तो टैक्टिकली स्मॉल कैप ले लिया। अगर लार्ज कैप्स शॉर्ट होराइजन के लिए आप कुछ लेना चाह रहे हैं, थोड़ा शॉर्टर होराइजन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 3-6 महीने का, तो आप लार्ज कैप्स में एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू प्ले कर सकते हैं। सो दैट इज़ आवर रूल ऑफ थंब। उसके साथ डेट ऐड करिए, वेदर यू डू इट इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स करते हैं, FD करते हैं, PPF करते हैं, टैक्स एफिशिएंसी देख के, वो भी ज़रूरी है। और गोल्ड और सिल्वर भी, डोंट चेज गोल्ड एंड सिल्वर एज अ कि भाग गया है, फोमो हो गया है। फोमो एक लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप गोल्ड एंड सिल्वर एज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो लीजिए, एज पोर्टफोलियो हेज लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट में रिसेशनरी इन्वायरमेंट होगा, इन्फ्लेशन हाई होएगी, US में अगर रिसेशन, तो आपको गोल्ड, सिल्वर, ये टाइप की चीज़ें एक कुशन करके देंगी।